नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज के शो में हम एक अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं। एक अहम सवाल आप सबसे पूछने जा रहे हैं। क्या आपके हेल्थ बीमा में राइडर है? राइडर यानी वो अतिरिक्त सुरक्षा जो जरूरत के वक्त काम आती है। बीमारी से लड़ाई जो होती है वो आसान हो जाती है अगर आपके पास बीमा के साथ साथ एक सटीक राइडर हो। तो आइए जानते हैं राइडर की ताकत और सही चुनाव की कला आखिरकार क्या है। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार राइडर क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात पे भी होगी कि हेल्थ बीमा में कौन कौन से राइडर मिलते हैं। इसके अलावा बात इस बारे में कि कौन सा राइडर जो है वो किसके लिए जरूरी है। चर्चा इस बारे में भी कि हेल्थ बीमा में सही राइडर आखिरकार कैसे चुना जाए। और बात इस बारे में कि राइडर कब और कैसे जो है वो रिव्यू करना चाहिए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार रामपुर के राहुल को राइडर ना होने के चलते आखिरकार किस तरह की परेशानी उठानी पड़ी। रामपुर के राहुल ने 3 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लेकिन उन्हें किसी भी राइडर की जानकारी ही नहीं थी। जब उनके पिता को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, तब उन्हें पता चला कि उनकी पॉलिसी में आईसीयू चार्जेस सीमित हैं। अगर उन्होंने हॉस्पिटल कैश राइडर लिया होता तो हर दिन के 3,000 एक्स्ट्रा मिल सकते थे। बाद में उन्होंने क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल कैश राइडर अपनी पॉलिसी में जोड़ा। आज वो कहते हैं सिर्फ बीमा लेना काफी नहीं है, सही राइडर लेना भी जरूरी है। तो हेल्थ बीमा में आखिरकार राइडर की अहमियत क्या है, कैसे आप अपने लिए सही राइडर का चुनाव कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीबी फिनटेक के प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस में आखिरकार ये राइडर, जिसका हम बहुत ज्यादा जिक्र सुनते भी रहते हैं, ये राइडर क्या होता है, इसका आखिरकार मकसद क्या है? पल्लवी जी, ऐसा है कि बेस पॉलिसी जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की खरीदते हैं उसमें कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि इस पॉलिसी में इतना बीमा कंपनी देगी, ये कवरेज इसमें नहीं है, ये कवरेज है। और कई कई बार हम टर्म्स एंड कंडीशंस को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं और हमारी ज़रूरतें उस टर्म्स एंड कंडीशन से कभी-कभी ज़्यादा होती हैं। तो राइडर एक ऐसा ज़रिया है, जो चीज़ें बेस पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं, वो राइडर खरीदने से आपकी कवरेज बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया, इनका हॉस्पिटल कैश अगर इनके पास होता तो रोज इनको 3,000 रुपये मिलते हर दिन, जब तक उन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू में समय बिताया है जी। ये राइडर अगर नहीं लेते तो उनको नहीं मिलता है। और कई बार पॉलिसी बेचते वक्त एजेंट या जो भी पॉलिसी बेचता है, ये सारी चीजें पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं या बताना भूल जाते हैं। तो बेसिकली अगर इसको समराइज करें तो ये बोलता है कि कवरेज गैप भरने के लिए राइडर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पॉलिसी खरीदने के बाद कभी-कभी हमें लगता है कि ये हमें खरीदना चाहिए था। अगर उसको हम दोबारा एक नई पॉलिसी खरीदेंगे तो कस्टमर के लिए महंगी पड़ती है। इसीलिए राइडर के जरिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, आप राइडर कभी भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि राइडर आपको पॉलिसी के साथ ही खरीदना है। आप राइडर कभी भी खरीद सकते हैं। कभी-कभी ऐसे राइडर्स होते हैं जिसमें एक्सक्लूजन होता है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए प्रेगनेंसी का राइडर खरीद रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई प्रेग्नेंट है और राइडर 1 महीना पहले खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ये ध्यान रखती है कि अगर ऐसा राइडर आप लेते हैं तो आपको एक वेटिंग पीरियड का फिक्स दिया जाता है कि उसके बाद ही वो राइडर काम करेगा। दूसरा, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो अपने लिए खरीदते हैं, अपनी फैमिली के लिए खरीदते हैं, और फैमिली की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं जी। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, बड़े सीनियर सिटीजन होते हैं, यंग लोग होते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट को राइडर के जरिए पूरा किया जा सकता है।
ठीक है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को जो है आप राइडर्स के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो पॉलिसी में कई बार जो होता है हमारे पास चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, कई तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो जैसा कि अभी राजीव जी ने भी बताया कि एक आप उसके लिए अलग से पॉलिसी लेंगे तो वो बहुत आपको महंगा साबित हो सकता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चुका कर जो है वो एड ऑन कवर्स ले लेते हैं, जिन्हें हम राइडर्स के नाम से जानते हैं। तो राजीव जी, कौन कौन से राइडर जो है वो सामान्यतः मौजूद रहते हैं मार्केट में? बहुत सारे राइडर्स हैं, मैं कुछ कुछ नाम लेता हूँ। जी। नाम तो आपने शुरुआत में ही ले लिए थे। क्रिटिकल इलनेस एक ऐसा राइडर है जिसमें 30 से 40 गंभीर बीमारियों को कवर किया जाता है। ओके। अगर किसी भी इंसान को वो बीमारी हो जाती है तो उसको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट जितने का राइडर आपने लिया है। सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी खरीदी है मेडिकल इंश्योरेंस, पर आपने साथ में 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर खरीदा है। तो अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है तो तुरंत वो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, उससे मेडिकल बिल का कोई लेना देना नहीं है। ओके। सिमिलरली हॉस्पिटल कैश, जिसके बारे में आपने बताया कि हर 24 घंटे जब तक आप भर्ती रहते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। आपका जो मेडिकल एक्सपेंस है वो तो आपकी मेडिकल पॉलिसी कवर करती है, पर उसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं। आपकी फैमिली आपको विजिट करने आती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो पॉलिसी कवर नहीं करती है। अगर हॉस्पिटल कैश राइडर आप लेते हैं तो आपको हर दिन, अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में हैं तो डिपेंडिंग ऑन द राइडर, अगर आपने 2000 का राइडर लिया है या 4000 का राइडर लिया है, जितना का भी राइडर लिया उतना पैसा आपको रोज मिलेगा। जी। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट है, मेडिकल हेल्थ पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट के ट्रीटमेंट को कवर करती है, पर पर्सनल एक्सीडेंट में अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें फैमिली को ठीक है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी कवर कर लेती है, पर पर्सनल एक्सीडेंट एडिशनल कवर लेने से क्या होता है कि अगर आपने 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया तो आप एक्सीडेंट के लिए अगर हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो आपको 1 करोड़ तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे राइडर हैं जो आपको कंज्यूमेबल्स है। फॉर एग्जांपल, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो कंपनी बोलती है कि भाई आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवर नहीं है। जैसे कंज्यूमेबल में कई चीजें आती हैं, इंजेक्शंस, टिश्यूज, 1000 चीजें ऐसी होती हैं जो कंज्यूमेबल्स माना जाता है, जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं, बैंडेज, चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप एक राइडर लेते हैं कंज्यूमेबल्स का जो आपको 200-300 रुपए में मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द एज, तो जो भी कंज्यूमेबल का खर्चा है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही पूरा करेगी। ओके। ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ओपीडी फॉर एग्जांपल, ओपीडी कवर नहीं होता है जनरली, तो अगर आप ओपीडी का राइडर लेते हैं तो कल आपको ओपीडी, जिस साल आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर आपको 4-5 बार ओपीडी में जाना पड़े तो वो भी इसमें कवर हो जाता है पूरा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे राइडर्स मौजूद हैं जो लोगों को काफ़ी काम आ सकते हैं, जिनके बारे में अक्सर जो है हमने ये देखा है कि लोगों के बीच में जानकारी का अभाव रहता है। लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि क्रिटिकल इलनेस जो है वो काफ़ी काम आ सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल कैश हो गया, इसके अलावा एक्सीडेंटल कवरेज हो गया, कंज्यूमेबल्स का हो गया, या फिर ओपीडी जो है वो उसका कवर हो गया। ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आ सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर राजीव जी ये उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब हम कोई राइडर चुन रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? कैसे हम जो है ये देखें कि मुझे आखिरकार किस राइडर की जरूरत पड़ सकती है आगे जाके? नहीं, देखिए, ये पर्सनलाइज्ड एक चीज होती है। हमें पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली इनकम कितनी है ना। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली नहीं दिखता है। आप जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो ये सोच के नहीं खरीदते हैं कि कल मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा जी। पर एक आदमी के इंसान को एवरेज कॉस्ट पता होता है कि अगर एक बार कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसके कितने खर्चे आते हैं। तो राइडर एक ऐसी चीज है जो फैमिली में फिट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गैप लगता है कि भाई मेरे 2 लाख का खर्चा हुआ हॉस्पिटल में, उसमें से 40,000 कंज्यूमेबल के लिए काट लिया जाएगा, तो मेरी जेब से 40,000 खर्च होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी पॉलिसी में कभी कभी रूम लिमिट लिखी जाती है कि आपका 5,000 पर डे रूम लिमिट है। ओके। और आपके जितने भी नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर आप अच्छा रूम लेने जाओ तो हो सकता है कि 10,000 का रूम पड़े या 8,000 का रूम पड़े। तो आप अगर राइडर नहीं लेंगे कि मेरे पॉलिसी में रूम लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसका एक राइडर अलग से मिलता है जहाँ रूम लिमिट को आप वेव कर देते हैं,
उससे क्या होगा कि आप लास्ट मिनट में इमरजेंसी में जब एडमिट होते हैं तो बोलेंगे सर आपके पॉलिसी के हिसाब से तो ट्विन शेयरिंग रूम है, सिंगल रूम हमारे पास डबल ट्विन शेयरिंग रूम तो है नहीं है, पर सिंगल रूम है, वो महंगा पड़ेगा आपको। अगर आप सिंगल रूम का रेट देने जाएंगे तो आपको उल्टा अपनी जेब से काफी खर्च करना पड़ेगा। तो कई बार अपनी फैमिली की नीड होती है कि मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं सिंगल रूम में लेना चाहूंगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मेरी पॉलिसी वो कवर करती है कि नहीं करती है। दूसरा, मेरे फैमिली हिस्ट्री में हम ओपीडी विजिट्स कितनी बार करते हैं, एक आइडिया तो होता ही है कि भाई मैं कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, कभी मैं जनरल फिजिशियन के पास जाता हूँ, कभी मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। तो कभी कभी अगर ओपीडी का खर्चा आपका साल का इतना बड़ा है तो राइडर को लेने से 1/10 खर्चे में आपका वो राइडर कवर हो जाता है। बस यही है कि राइडर वही चूज करो जो आपको लगे। देखो, इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज है, पहले तो आदमी सोचता है कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, पर जब अपनी इंश्योरेंस करने की बारी आती है तो आदमी सोचता है कि मुझे क्या होगा। राइडर भी एक ऐसी चीज है कि जब मुझे इंश्योरेंस लेना ही नहीं है तो राइडर का मैं क्या करूंगा। ये सब फटके तब लगते हैं जब आदमी रियलिटी में हॉस्पिटलाइज होता है और कई बार अपनी सेविंग की हुई पूंजी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि मैं बेस पॉलिसी जो खरीद रहा हूँ उसका प्राइस क्या है, उसके साथ अगर मैं राइडर लूंगा तो उसका प्राइस क्या आएगा, क्या ये सब मिला के मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अफोर्ड कर सकता हूँ तो क्या मैं इस रिस्क को अगले 10-20 साल तक पेमेंट कर सकता हूँ, ताकि कभी ना कभी अगर किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ हो जाए तो मेरे को अपने जेब से पैसा ना देना पड़ेगा। ठीक है, तो राजीव जी ने बड़े अच्छे से आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से जो है वो राइडर को चूज़ करना है। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि आपके अपने घर पे क्या ज़रूरत है। अगर जैसा कि राजीव जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आपको लगता है कि आपकी ओपीडी विजिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर ऐसे में आप ओपीडी का राइडर ले सकते हैं। बट अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर परिवार की अपनी ज़रूरत जो होती है वो अलग होती है। इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि बेस पॉलिसी का प्राइस क्या है, उसके बाद जो है उस राइडर का प्राइस जो है वो क्या है, उसके बाद ही आप ये चूज़ करिए कि किस राइडर को जो है वो आप लेना चाहते हैं। क्या राजीव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, वो हमें ये बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप 5 इंश्योरेंस राइडर्स कौन कौन से हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन कई बार ऐसी कोई बड़ी बीमारी आ गई या बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो कवर होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का, वो कभी कभी एक तरह से ना काफ़ी हो जाता है। ऐसे में कंपनीज जो है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है, उन्होंने एड ऑन्स और राइडर्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। लेकिन कौन से राइडर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक के लिए एक मुश्त रकम दी जाती है, यानी कि एक तरह से एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, जहाँ पर जब अस्पताल में आप भर्ती होते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर यहाँ तक कि जो आपके जो डेली जो खर्चे होते हैं, दवाइयों तक आपके जो सारे खर्चे होते हैं वो यहाँ पर एक तरह से इसमें कवर किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे उस पर हम लोग चले तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि पर्सनल एक्सीडेंट राइडर एक कवर होता है, राइडर होता है, जहाँ पर आपको दुर्घटना से मौत या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। यानी कि एक तरह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर कंपनी एक पे आउट आपको देती है, जिसमें आपको या फिर आपके परिवार को एक तरह से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो पूरी तरह से इस राइडर के जरिए आपको मिलती है। फिर तीसरे अगर राइडर की ओर चलते हैं हम लोग तो उसमें देखते हैं कि हॉस्पिटल कैश राइडर। इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर रोजाना का कैश बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो वो एक तरह से उसमें जो कैश बेनिफिट होता है, यानी कि वो 500 रुपये से 3000 रुपये या 5000 रुपये तक भी हो सकता है, जो कि डेली आपको एक तरह से मिलता है। एक तरह से जिन लोगों ने सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ले रखे हैं तो उनके लिए एक तरह से ये हॉस्पिटल कैश राइडर जो है वो एक तरह से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुशन उनको प्रोवाइड कर सकता है। फिर चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो मैटरनिटी राइडर होता है, जिसमें गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़े खर्चों की कवरेज की जाती है, यानी कि जो डिलीवरी से मतलब प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो एक तरह से इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये उन लोग के लिए अच्छा है मैटरनिटी राइडर। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं ओपीडी राइडर की, तो यहाँ पर डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाइयों और आउटडोर खर्चों की जो भरपाई होती है वो पूरी तरह से इसमें कवर की जाती है। यानी कि जिनके लिए डेली जो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स और अस्पतालों को विजिट कर रहे हैं, जिनकी दवाइयों का डेली का खर्चा है, वीकली में वो सबसे ज़्यादा उस पर खर्चा होता है, तो वो ओपीडी के जरिए, ओपीडी राइडर के जरिए उसमें कवर हो सकता है। तो ये हैं कुछ 5 टॉप राइडर जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है आज के डेट में। आपको जो सुविधाजनक लगे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो हम अपने तमाम दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि जब भी आप जो है अपना बीमा यानी कि इंश्योरेंस जो है रिन्यू कराने जा रहे हैं, और अगर आपने कोई राइडर नहीं लिया हुआ है तो परिवार की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली जो है वो एक बार अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से ज़रूर जानिएगा राइडर के बारे में। उसके बाद जो है कोई फ़ैसला लीजिएगा कि आखिरकार आपको कौन सा राइडर चाहिए या नहीं चाहिए। खैर, अगर आप अपने सवाल जो हैं हमारे शो में भेजना चाहते हैं, आप कोई भी सवाल जो है आपके मन में उठ रहा है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ और आप चाहते हैं कि हमारे शो में मौजूद एक्सपर्ट आपके जवाब दें, तो आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। अपने सवालों को हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में लिखना है INSU, इंश्योरेंस की शॉर्ट फॉर्म है INSU, और उसके बाद स्पेस देकर जो है आपको अपना सवाल जो है वो लिखना है और भेजना है हमें 9354027995 पर। इसके अलावा यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल जो हैं वो टाइप करके हमें भेज सकते हैं। तो वापस चलती हूँ मैं राजीव जी के पास। राजीव जी, अभी आप जो है वो बता रहे थे हमें कि बेस पॉलिसी जो है वो हमें ज़रूर एक बार देखना चाहिए, प्रीमियम कितना है, राइडर का जो है वो कितना प्रीमियम रहेगा। लेकिन राइडर जो है वो उसका प्रीमियम किस आधार पे तय होता है? कोई राइडर बेस पॉलिसी के प्रीमियम की तुलना में आखिरकार कितना प्रतिशत तक हो सकता है? जनरली 5% से लेके 30% के रेंज में आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जितना प्रीमियम है उतने के राइडर भी खरीद लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने राइडर्स लेने हैं, कि कोई 20-20 राइडर भी ले लेता है। अभी वो कितना जरूरी है नहीं है ये पता नहीं फैमिली ने तय किया होता है कि नहीं होता है, पर ऑन एन एवरेज 20 से 30% तक लोग राइडर प्रीमियम के ऊपर राइडर भरते हैं। इसमें जनरली आपकी आयु तय करती है कि भाई मैं कितनी उम्र है मेरी, उस हिसाब से आपको प्रीमियम का कॉस्ट पड़ता है। दूसरा आपका प्रोफाइल क्या है, आपको पुरानी बीमारियां कुछ हुई हैं, उस फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिटिकल इलनेस ले रहे हो तो आज से पहले आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है या आपकी फैमिली कोई हिस्ट्री है क्रिटिकल इलनेस की, उससे भी तय किया जाता है कि प्रीमियम आपका कितना होगा। जनरली हाई कवरेज अगर आप लेते हो तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप राइडर कम अमाउंट का लेते हो, अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट बोलोगे मुझे 1 करोड़ का चाहिए तो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे पर्सनल एक्सीडेंट में 20 लाख चाहिए तो उसका प्रीमियम उसी हिसाब से कम होगा। सो एक होता है कि मुझे फिक्स्ड बेनिफिट चाहिए। फिक्स्ड अगर आप फिक्स्ड अमाउंट लेते हो तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल रखते हो तो प्रीमियम थोड़ा कम होगा। इस सिचुएशन के हिसाब से कितना आपको प्रीमियम देना है तो आप कितने सालों के लिए राइडर लेते हो वो भी डिटरमाइन करता है प्राइस को। अगर आपकी पॉलिसी 1 साल की है और राइडर आप 3 साल का ले रहे हो तो 3 साल का प्रीमियम ज्यादा होता है। आजकल 3 साल का पॉलिसी भी मिलता है, 3 साल का राइडर भी मिलता है, और कुछ समय में लोगों को 5 साल की पॉलिसी भी मिलेगी, 5 साल का राइडर भी मिलेगा। तो ये भी होता है। दूसरा आपका रिस्क क्लास क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और मैं साइट्स में काम करता हूँ जहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा है और वहाँ मैं पर्सनल एक्सीडेंट अगर कवर लेता हूँ तो आपके प्रोफेशन के ऊपर भी प्राइस डिसाइड होता है। अगर मैं फील्ड में काम करता हूँ तो उसका प्राइस अलग होगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ मेरा प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि रिस्क फैक्टर कम है। तो आप अगर 2 व्हीलर चलाते हैं और आपकी तो कई फैक्टर्स कंपनी देखती है आपको कवरेज देने से पहले कि भाई इस कस्टमर को कवर करने से कितना रिस्क है कंपनी को, उसी हिसाब से रिस्क कैलकुलेशन होता है और एक प्राइस दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने काफ़ी अहम चीज़ जो है वो हमारे दर्शकों को समझाई कि रिस्क फैक्टर मतलब आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी रिस्क होते हैं उससे जो है काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम जो है किसी राइडर का या इंश्योरेंस का वो कितना रहेगा। बट अक्सर राजीव जी मैंने देखा है कि राइडर्स के कारण ना लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि अच्छा मैंने राइडर ले लिया तो मेरा प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि बेस पॉलिसी में अगर मैंने सिंपल 1-2 जैसे आपने OPD का प्रीमियम बताया बड़ा अच्छा एक वो राइडर है, अगर मैंने एक OPD का ले लिया और मैटरनिटी का ले लिया तो क्या इनके कारण जो है वो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप इंश्योरेंस जब भी खरीदते हैं तो अब ये सोच के खरीदिए कि हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ बीमारी होती है जी। किसी को छोटी बीमारी होती है, किसी को बड़ी होती है। और जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहे हैं आज के जमाने में और जिस तरह से कॉस्ट आगे जाके बढ़ेंगे
क्योंकि आज अगर आप इंडियन हॉस्पिटलाइजेशन देखो तो वर्ल्ड से बहुत कम है, और इस मेडिकल कॉस्ट में हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर तक। और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बढ़ते ही जाएंगे, जी। और अगर आपके पास कवरेज नहीं है तो यह खर्चा कौन उठाएगा? आप 150 करोड़ इंडिया में आज 50-60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनकी जरूरतें सिर्फ अपने खर्चे चलाने में ही पूरी हो जाती हैं, और जो भी थोड़ा बहुत सेविंग होता है वो अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं। अगर ये सारा खर्चा आपके मेडिकल एक्सपेंस में लग जाए, आपकी फैमिली के खर्चे में लग जाए, तो आप सोच के देखिए कि उस इंसान की स्थिति क्या होगी, उस फैमिली की स्थिति क्या होगी। जी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज भारत में यंग पॉपुलेशन है, और इसकी एक इसके हम प्राइड करते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत यंग पॉपुलेशन। 2047 में विकसित भारत के समय हमारे कंट्री में कम से कम 70 करोड़ लोग होंगे जो सीनियर सिटीजन होंगे। आज के 20 साल बाद, 22 साल बाद, यानी कि आज के 40 साल के नौजवान कल के 60 साल के लोग होंगे। और 200 करोड़ में से अगर 70 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन हैं और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, राइडर नहीं है, और इनकम प्लान नहीं है, तो आप सोच के देखिए कि उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है तो जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे देश में नहीं है तो उनका क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी सोचता नहीं है। हमें ये लगता कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी फैमिली में आज तक कभी किसी को नहीं हुआ है, ये पैसा मैं क्यों वेस्ट करूं? आप अपने टू व्हीलर को इंश्योर करते हो, कार को इंश्योरेंस करते हो, पर अपनी इंश्योरेंस करने की जब बारी आती है तो आदमी 10 बार सोचता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये लिटरेसी का इश्यू है, और मुझे लगता है कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। लोगों को उनके लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि ये इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, और कई एग्जांपल्स के साथ लोगों को इसके बारे में कन्विंस करना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, जागरूकता की तो यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत जैसे देश में, जो इतना बड़ा देश है और इसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उसके पास शायद इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ये भी हर बार सोचे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मैं हर साल चुका दूँ। लेकिन उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक बार खर्चा बड़ा आएगा हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो जितनी बची कुची उनकी कमाई है वो सब जो है उसमें लग सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ लेना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, और यही वजह है कि बोनस जो है वो आपके लिए हर हफ्ते एक ये नया शो जो है, ये है बीमा हो तो ऐसा, ये हमारी जो है वो एक पहल ही है, ताकि हम आप लोगों में पूरी जागरूकता जो है वो ला सके बीमा से जुड़ी हुई, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई। राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जो है ना तमाम बारीकियों को हमारे दर्शकों को हमारे शो में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो राजीव जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो राइडर्स की कुछ लिमिट होती है कि मैं 10 राइडर ऐड कर सकती हूँ, 20 कर सकती हूँ, या मैं जितने मर्जी चाहूँ उतने राइडर्स ले सकती हूँ? कोई लिमिट नहीं है। एक पहले समय होता था जब लिमिट्स होती थी, अभी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी राइडर ले सकते हैं। पहले कहा जाता था कि 30% आपका प्रीमियम कैप होता था, अभी आजकल ऐसा कोई कैप नहीं है। मैं एवरेज 30% की बात कर रहा हूँ। आप जितने मर्जी राइडर ले सकते हैं, पर इसमें सिर्फ एक ही कॉशन है कि अगर आप किसी एजेंट से पॉलिसी खरीदते हैं या किसी से खरीदते हैं, तो अपना प्रीमियम बढ़ाने के लिए अगर आपको बोले कि ये 20 राइडर ले लो, समझदारी इसमें है कि पहले आप समझने की कोशिश करो कि ये राइडर लेने से मुझे क्या फायदा है। कुछ भी राइडर अपने पॉलिसी में जोड़ेंगे तो आपका अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा। एट द सेम टाइम राइडर नहीं लेने से वो भी रिस्क है। तो लेते समय ध्यान रखें, समझदारी करें, कुछ लोगों से कंसल्ट करें, ऑनलाइन जाके चेक करें, उसके बाद तय करें कि मुझे राइडर जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो आपको जो है एक बार कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए कि किस राइडर की आपको ज़रूरत है या नहीं है, पर जितने मर्जी राइडर जो है आप ले सकते हैं। खैर राजीव जी, इस बीच में हमारे पास कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से विकास गुप्ता का सवाल है, ये कह रहे हैं कि इन्हें अपनी पत्नी के लिए मैटरनिटी राइडर लेना है, तो क्या ये सही रहेगा, नहीं रहेगा? और राजीव जी, इसके अलावा इन्हें ये भी बताइएगा कि मैटरनिटी राइडर अगर लेते हैं तो इसमें क्या किसी तरह का वेटिंग पीरियड भी रहता है? देखिए, 2 तरह के प्लान्स होते हैं। एक रिटेल कस्टमर का प्लान होता है, अगर आप खुद जाकर पॉलिसी खरीदते हो तो उसमें वेटिंग पीरियड अवश्य रहता है अगर आप राइडर लेते हो। आप ये सोच के देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी अगर रिस्क लेती है कि मैटरनिटी का खर्चा मैं उठाऊंगा, तो आपको पता है कि अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हम प्लान कर रहे हैं बच्चे का,
तो ये सीधा वही लोग लेंगे जो ऐसी प्लानिंग करते हैं, और इससे कस्टमर को तो पैसा मिल जाएगा मगर इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होता है, जी राइट। बिल्कुल। और अगर आप कॉर्पोरेट के जरिए लेते हैं, आप कहीं काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, वहां पर समझ लीजिए 10,000 एम्प्लॉई हैं, 2,000 एम्प्लॉई हैं, वहां पर ये राइडर की वेटिंग पीरियड बहुत कम होती है, यू नो। ओके। तो वहां पर इमीडिएटली कॉर्पोरेट के नेगोशिएशन के ऊपर रहता है। अगर मैं अपनी कंपनी में काम करता हूं तो ये राइडर इंक्लूड होके पहले दिन से ही आपको मिल जाता है, यू नो। जी। उसमें क्या होता है कि 4,000 लोगों का आपने प्रीमियम एक साथ ले लिया है, उसमें से 4,000 लोग तो यू नो बेनिफिट क्लेम करेंगे नहीं, तो यू नो उसमें हो सकता है कि 200 लोग क्लेम कर लें। तो इसको इंश्योरेंस कंपनी कम रिस्क समझती है, इसलिए वो डे वन से उसको प्रीमियम यू नो ये कवर कर लेती है। ओके। पर अगर विकास जी ये राइडर लेने की सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेना चाहिए। आज तक की तो यू नो सेकंड चाइल्ड के पे काम आ जाएगा, पर राइडर रखना अपने पास जरूरी है। ठीक है, तो राइडर लेना विकास जी आपके लिए ज़रूरी है। तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार ज़रूर जान लीजिएगा। लखनऊ से संगीता मिश्रा का सवाल है, ये कह रही कि इनकी पॉलिसी जो है वो 5 साल पुरानी है, तो क्या अब राइडर जोड़ सकती हैं ये? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। राइडर का कोई ऐसा नियम समय तय नहीं होता है। आप 10 साल से पॉलिसी ले रहे हैं और आपके पास राइडर नहीं है, आप ले सकते हैं। आप 5 साल हो गए आपको लेके, ये है कि आपका जो प्रीमियम है वो आपके आज के एज के हिसाब से दिया जाए। ओके। अगर आपने जब पॉलिसी खरीदी थी आप 35 साल के थे और आज 40 साल के हैं, जो राइडर कॉस्ट है वो आपके एज के ऊपर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो राइडर का कॉस्ट जो है वो आपकी एज पर जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। राजीव जी, राइडर जब लेते हैं तो क्या बच्चों के लिए जो है कुछ अलग राइडर्स आते हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ अलग तरह के राइडर्स होते हैं, या फिर राइडर्स जो है वो सारे एज ग्रुप के लिए कॉमन रहते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक बच्चों के लिए राइडर नहीं होता है मैडम। जब न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसको मैटरनिटी के साथ न्यू बॉर्न राइडर कवर हो जाता है स्टार्टिंग में। ओके। जब तक यू नो डिलीवरी नहीं होती है, बच्चा बॉर्न नहीं होता है और बच्चा हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज नहीं होता है, जो भी खर्चे हैं उसका वो राइडर कवर करता है। कोविड आया था तो लोगों को सरप्राइज था कि कोविड का राइडर नहीं था, है ना। जी अभी तो सभी पॉलिसियों में कोविड भी इंक्लूड है, उसमें अलग से राइडर नहीं लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई राइडर नहीं है कि जो बड़ों के लिए है और छोटों के लिए नहीं है। पर जैसे क्रिटिकल इलनेस है, यू नो, जनरली आप क्रिटिकल इलनेस तब लेते हैं जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो या किसी को कैंसर हुआ हो, या आपको लगता है कि इस फैमिली में यू नो कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हमारे नियर एंड डियर वंस से, हमारे पेरेंट्स के, हमारे ब्रदर्स के, तो जनरली आप एक एज पे आके ये सारे राइडर्स खरीदते हो। ओके। क्योंकि आप ये कम सुनते हो कि 25 साल की उम्र कम में किसी को हार्ट अटैक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, you know? जी। और जैसे कि तो जी चूज करते वक्त ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी फैमिली में यू नो कौन कौन है, हमारी एज क्या है, हमारे बच्चों की एज क्या है, और क्या ऐसी चीजें मैं जो लूं जिससे मेरा खर्चा यू नो रीजनेबल रहे। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए तो आपने बताया कि क्रिटिकल इलनेस का राइडर जो होता है वो सही रहता है। बच्चों के लिए अगर किसी को कोई राइडर लेना हो तो किस तरह के राइडर्स जो है वो लिए जा सकते हैं? मेरे हिसाब से कंज्यूमेबल्स बहुत जरूरी है मैम, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो किसी भी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स लेना बहुत जरूरी है। रूम रेंट वेवर लेना बहुत जरूरी है जी। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो पर्सनल एक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप साइकिल में जा रहे हैं, माँ बाप के साथ यू नो टू व्हीलर में जा रहे हैं, रोड में चलते हो जाता है। तो ये सारी चीजें यू नो बेसिक चीजें होती हैं लेने की। ठीक है। एज फार एज क्रिटिकल इलनेस इज कंसर्न्ड, मेरे को लगता है कि वो एक उम्र के आने के बाद लेना ही ठीक रहता है, अनलेस अदरवाइज बर्थ में कुछ बच्चे को यू नो ऐसा दिखे कि बर्थ में डिफेक्ट है। और कई कंपनियां ये भी चेक करेंगे कि अगर बर्थ डिफेक्ट है तो उसको कवर करेंगी या नहीं करेंगी, ये हर कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। ओके। अब मैं यही सवाल आपसे जानना भी चाहती थी, क्या कंपनियां जो हैं, जैसे जैसे अलग अलग कंपनियां हैं, तो क्या उनकी राइडर्स की शर्तें अलग होती हैं या जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की एक स्टैंडर्डाइज जो है वो शर्तें रहती हैं? जनरली यू नो स्टैंडर्डाइज ही रहती है सारा कुछ, पर अगर कंपनी को शक हो कि मैं जाके सडनली यू नो क्रिटिकल इलनेस का 50 लाख का ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे एज के हिसाब से वो मेडिकल चेकअप करवाएंगे मेरा जी, ये जानने के लिए कि भाई ऐसी कोई मेरी इलनेस थी पास में थी नहीं, या मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी डायबिटीज ज़्यादा है, मेरे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो
ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट लेते हैं तो ये कंपनी के ऊपर रहता है कि वो आपका मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं कि नहीं कराते हैं। दूसरा, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है ओके। और उस एज में आके सपोज आप 50 साल के हैं, आपने आज तक तो राइडर लिया नहीं, सडनली आप 50 साल में आके बोलते हैं मुझे क्रिटिकल इलनेस का राइडर चाहिए। जी। अभी आप ये सोच के देखिए कि क्रिटिकल इलनेस ज्यादातर लोगों को बड़ी उम्र में ही होती है, बिल्कुल। यू नो। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी भी प्रीमियम उसी हिसाब से लेती है। पहले ये चेक करती है कि भाई आपकी पास हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपको शायद मिले भी ना क्रिटिकल राइडर। अच्छा। अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं रही है तो आपको आपके एज के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता है। ओके, ठीक है। और राइडर का जो है वो सालाना रिव्यू हमें कैसे और कब करना चाहिए? हमें ये कैसे इंश्योर करना चाहिए कि इस राइडर को मुझे कंटिन्यू अगले साल भी करना है, नहीं करना है? जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आप ये नहीं सोचोगे कि अगले साल मुझे लेना है नहीं लेना है। राइडर भी एक ऐसी चीज है मैम, जो ऐसा नहीं आप सोचोगे कि मैं इस साल लूंगा अगले साल नहीं लूंगा। ठीक है। तो एक बार आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लिया और समझ लीजिए उस साल आपको कुछ हुआ, तो ये थोड़ी है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, करेक्ट। पर आप अगर आपको कुछ हो गया उसके बाद आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। ओके। इससे अच्छा कि मैं ले लूं और लेने के बाद मुझे कुछ होता है तो मैं उसको कंटिन्यू करूं। ठीक है। कि आपको फिर कोई डिनाई नहीं करेगा राइडर। बिल्कुल, ठीक है। तो राजीव जी, हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं, तो कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। जयपुर से रुचि अग्रवाल का सवाल है, ये कह रही हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या सभी बीमा में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, सभी बीमा कंपनियां राइडर्स ऑफर करती हैं। राइडर्स आप कभी भी अगर पॉलिसी खरीदते हैं अपने एजेंट से या अपने बैंक से या ऑनलाइन जाके खरीदते हैं तो राइडर ऑप्शंस हर चीज में आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में तो बहुत सारे राइडर्स हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने जाओ उसमें भी राइडर्स हैं। अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हो उसमें भी राइडर्स हैं। तो राइडर्स तो आजकल एक तरह का एड ऑन प्रोडक्ट हो ही गया है। ठीक है। और सारे इंश्योरेंस कंपनीज इसको ऑफर करती हैं। ठीक है, तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इसको ऑफर करती हैं। अगला सवाल जो है वो नवीन भाटिया का अमृतसर से हमारे पास आया है। ये कह रहे हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस राइडर क्या मैं एक साथ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक राइडर की तरह भी मिलता है। अगर आप सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग से खरीदना चाहते हो वो भी मिलता है ना? तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको साथ में ही खरीदना है, आप साथ में भी खरीद सकते हैं जी। और आप अलग से भी ले सकते हैं। अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है अपने लिए 1 करोड़ की और उसमें डेथ बाय एनी कॉस्ट, नेचुरल डेथ पे आपको पैसा मिल जाएगा जी। और आपको लगता है कि एक्सीडेंट अगर मेरा हो गया तो मेरा कवरेज ज्यादा होना चाहिए, तो आप उसके 4 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो राइडर जो है वो नवीन जी आप ले सकते हैं। अगला सवाल सूरत से मेघा चौहान का है। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल कैश राइडर का क्लेम कैसे मिलता है? एक बार आपने राइडर खरीद लिया तो ऑटोमेटिकली अगर आप हॉस्पिटल कैश अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जब आपका क्लेम फाइल होता है, एक तो कैशलेस क्लेम फाइल होता है आपकी ट्रीटमेंट के लिए जी। और जितने देर भी आप हॉस्पिटल में रहे हैं वो बिल के बेसिस के ऊपर आप जितने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं वो कंपनी पूरा कमिटमेंट ऑनर करेगी आपका। ओके, ठीक है। तो मेघा जी आपको क्लेम करना पड़ता है कि मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रही हूँ और ये मेरा प्रूफ है। ओके। और हो सकता है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस किसी और से लिया है, राइडर किसी और से लिया है, तो अगर सेम कंपनी से लेते हो तो उनके पास रिकॉर्ड सारे रहते ही हैं जी। अगर आपने बेस पॉलिसी कहीं और से खरीदी है और राइडर कहीं और से खरीदा है तो आपको अलग से पेपर वहां जमा करने पड़ेंगे कि मैं इतने दिन मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और ये मेरा क्लेम है। ठीक है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेघा जी। जैसे ही आप क्लेम करेंगे आपको बस जो है वो बिल वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे और आराम से जो है वो आपको इस राइडर का भी बेनिफिट मिल जाएगा। खैर, आखिर में राजीव जी मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, अगर किसी के पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या राइडर जोड़ने से वो सच में जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कवर बन जाता है? बिल्कुल बनता है जी, क्योंकि कोई भी बेस कवर ऐसा नहीं होता है जिसमें आपकी सारी चीजें कवर होती हैं। आज एग्जांपल आपका डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है जी। आई ट्रीटमेंट में कई बार वो बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कवर्ड नहीं है तो अगर आप एड ऑन बेनिफिट्स लेते हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो वो भी ऐड हो जाती है और वाकई में फायदेमंद ही रहता है कस्टमर
हम ये सोचते हैं कि हर साल मैं 20,000 भर रहा हूँ और 8 साल तक मैंने कुछ क्लेम नहीं किया, मेरा तो 1,60,000 चला गया। पर ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं 10वें साल में आपका 5 लाख का अगर बिल आ गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देगी। एक साथ जो आपने प्रीमियम दिए हैं 8-10 साल से, तो सारा एक साथ रिकवर हो जाता है ना। ओके, ठीक है। तो खैर आपने बहुत अच्छे से जो है वो हमें ये बता दिया है कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर जो है आप साथ में राइडर्स अगर जोड़ लेंगे वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही जो है वो बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को जो है तमाम राइडर्स के बारे में पूरी जानकारी दी है और हमें ये भी समझाया कि आखिरकार आज के वक्त में ये क्यों ज़रूरी हो गया है कि बेसिक अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी के पास है तो उसे साथ में राइडर्स लेने चाहिए जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप सभी लोग याद रखिए, राइडर यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सही राइडर से ना आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बन सकती है बुलेट प्रूफ। बीमा लेते हुए राइडर को नज़रअंदाज ना करें बल्कि समझदारी से चुने। तो जुड़े रहिए बीमा हो तो ऐसा के साथ, जहां पर हमारा मकसद यही है कि हम आपको आसान भाषा में इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां समझाएं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक और नए मुद्दे के साथ।